हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी का, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बहुत अच्छे से समझेंगे और एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह राज्य के लिए होते हैं और राज्य का मतलब यहाँ पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नहीं है। राज्य का मतलब है कोई भी एक ऐसी बॉडी जिसकी निश्चित सीमा होती है और उसका खुद का अपना इनकम सोर्स होता है। तो दोस्तों राज्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम कुछ भी हो सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी प्रावधान किए गए हैं तो दोस्तों वो इसलिए किए गए हैं कि अगर राज्य भविष्य में कोई कानून बनाता है तो इन सिद्धांतों को देखकर वह कानून बनाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी भी कहते हैं। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोस्तों अब हम एक एक करके सारे पॉइंट देखेंगे और वह पॉइंट सारे इम्पोर्टेंट है और उसी में से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो यह आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में हैं और यह अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याण, मतलब लोगों का कल्याण करना। और यह किस आधार पर है। तो यह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से सबको न्याय मिलेगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो आपको यह सारे ध्यान में रखने हैं। ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि डीपीएसपी ऐसा चेक है जिसमें बैंक अपने हिसाब से पैसे देगा, यह किसने कहा था। तो यह केटी शाह ने कहा था। दोस्तों ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि यह अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अंबेडकर जी ने कहा था कि डीपीएसपी लोक कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक की स्थापना है और यह एक अनोखी विशेषता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। तो अब हम एक एक करके सारे अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का प्रावधान किया गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि राज्य कैसा होना चाहिए। और अनुच्छेद 37 में न्यायालय में डीपीएसपी को चुनौती नहीं दे सकते। दोस्तों ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीति में न्याय। तो दोस्तों मतलब सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से सबको न्याय मिलेगा या कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं। तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। इसमें कहा गया है कि समान काम और समान वेतन, मतलब महिला और पुरुष को समान काम मिलेगा और उनको समान ही वेतन मिलेगा। और इसके 39 के क में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि कानूनी सहायता, मतलब हर नागरिक को, हर वर्ग के नागरिक को समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधि सहायता मिलेगी। मतलब अगर आप कभी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर एफआईआर लिखाने के कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता है, वह निःशुल्क सहायता मिलती है। अनुच्छेद 40 यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको यह ध्यान में रखना है। इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला जो ग्राम पंचायत बनी थी वो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में बनी थी। तो दोस्तों आप इसको डिटेल से पढ़ोगे, आगे भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में आपको सहायता दी जाएगी, जैसे वृद्धा और विधवा पेंशन आदि। और अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि कार्य की न्याय संगत, मानवीय दशा और प्रसूति सहायता में आपको सहायता
की जाएगी। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 में दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है, कुटीर उद्योग का प्रावधान किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 43 में किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है और यह 86वें संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि SC, ST दुर्बल वर्ग की शिक्षा और आर्थिक का प्रावधान किया जाएगा। इसका मतलब SC, ST और दुर्बल वर्ग में शिक्षा और आर्थिक में उनको सहायता दी जाएगी। और अनुच्छेद 47 में कहा गया है पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और नशीले पदार्थ पे बैन किया जाएगा। तो दोस्तों पोषण स्तर पे और लोक स्वास्थ्य मतलब चिकित्सक के क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी और नशीले पदार्थ पर बैन किया जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि बिहार में अल्कोहल में बैन है पर अन्य राज्यों में यह बैन नहीं है। तो राज्य पे निर्भर करता है कि वह इसको लागू कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण संरक्षण, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है और ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में आया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, 1992 में आया था। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, मतलब जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, तो राज्य को इनका संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 दोस्तों यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है। इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। और दोस्तों अनुच्छेद 51 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। हाल फिलहाल यह एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विवाद की मध्यस्थता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों मैंने आपको इस फॉर्म में बताया है ताकि आपको यह जल्दी से याद हो जाए और यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।